हेलो, गुड डे। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैटर वेव के बारे में। और मैटर वेव के बारे में हम लोगों ने ये देखा था कि रुको भाई, जरा ये फंस गया कहाँ से। मैटर वेव के बारे में हम लोगों ने देखा था कि डिब्रागली ने लुइस डिब्रागली ने मैटर वेव एल डी ब्रॉगली 1924 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के डुअल कैरेक्टर से आइडिया लेते हुए ये सजेस्ट किया कि मूविंग पार्टिकल भी डुअल कैरेक्टर रखते हैं। समटाइम्स they behave as a particle and sometimes they may behave as a wave। नॉर्मल जो हमारा डे टू डे लाइफ है उसमें हम मटेरियल के साथ, मूविंग मटेरियल के साथ वेव एसोसिएटेड होता है। इसकी हमको कोई प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं हुआ और इसलिए इसकी बात पहले प्रतिपादित नहीं की गई। और कारण उसका ये है, बाद में हम लोग देखेंगे कि जो मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, बड़े स्ट्रक्चर, उन मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के लिए मैटर वेव जो एसोसिएटेड होती है उसकी वेवलेंथ ऑलमोस्ट जीरो होती है। लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल, इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है। तो मैटर वेव एसेंशियली ये ऐसा फिजिकल पैरामीटर है जो केवल माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के साथ एसोसिएटेड होता है। तो ये मैटर वेव के लिए कहा कि एल डी ब्रॉगली ने 1924 में मूविंग मटेरियल हैज अ डुअल कैरेक्टर। और जो वेव एसोसिएटेड होती है, द वेव एसोसिएटेड is known as मैटर वेव। मैटर वेव पहला, moving material has a dual character. The wave associated is known as matter wave, and the wavelength of matter wave, ये लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन जस्ट कंटिन्यूटी के लिए मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज known as डी ब्रॉगली वेवलेंथ। जिन्होंने प्रपोज किया था उन्हीं के नाम पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ। कैसे एक्सप्रेशन डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए निकाला जाए, तो इसके लिए एनालॉगस एक्सप्रेशन डेवलप किया जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, फोटॉन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर से। और फोटॉन में हमने देखा था द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटॉन इज लैम्डा बाई द मोमेंटम, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई द मोमेंटम ऑफ द फोटॉन, एम सी। तो यदि एम मास का कोई पार्टिकल वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसलिए उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होगा ऑफ द मैटर वेव, analogously it can be represented as lambda is equal to h by m is the mass of the particle and v is the velocity with which it is moving, h by momentum, h by mv। तो एक्सप्रेशन we get fourth
डी ब्रागली वेवलेंथ, सिस्टमेटिकली चीजें आती गई। डी ब्रागली वेवलेंथ is expressed as lambda is equal to h by mv for a particle, pinned body object of mass m moving with velocity v। ये कुछ बातें हैं जो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं को पॉइंट वाइज हमने लिख दिया। There is a dual character associated with the moving material, moving body, moving object. The wave associated is known as matter wave. मैटर से एसोसिएटेड होता है तो इस वेव को मैटर वेव कहते हैं, और उसकी जो करस्पॉन्डिंगली वेवलेंथ आएगी वो डी ब्रागली वेवलेंथ कहलाती है। और डी ब्रागली वेवलेंथ के लिए एक्सप्रेशन जो आएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी होगा, वेयर एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल विच इज मूविंग विद द वेलोसिटी वी, जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यह एक्सप्रेशन आपको प्राप्त होगा। तो अब ये जो मैटर वेव, एक नए वेव से जो हमारा परिचय प्राप्त हो रहा है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगी? क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह से है? व्यवहार इसका, प्रकृति, क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह है या मैकेनिकल वेव की तरह है, साउंड वेव की तरह है? तो इसके बारे में कुछ चीज़ों को हम डिस्कस करें। मैटर वेव के साथ क्या क्या गुण संबंधित होते हैं, तो ये पता चल जाएगा ये किसकी तरह व्यवहार करता है। पहला, मैटर वेव moves through vacuum. मैटर वेव मूव्स थ्रू वैक्यूम। मैटर वेव वैक्यूम के थ्रू पास कर जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में आप जानते हो क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी वैक्यूम से पास कर जाता है, लेकिन मैकेनिकल वेव, साउंड वेव, longitudinal wave does not pass through the vacuum. मैकेनिकल वेव वैक्यूम से पास नहीं करता, वैक्यूम के थ्रू प्रोपेगेट नहीं करता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वैक्यूम के थ्रू प्रोपेगेट कर जाता है, और मैटर वेव भी वैक्यूम के थ्रू प्रोपेगेट करता है। तो ये ऑब्वियस है कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह हो सकता है, लेकिन यह निश्चित है कि यह मैकेनिकल वेव नहीं है। इट इज नॉट लाइक ए मैकेनिकल वेव। तो आउटकम क्या निकला? सो इट मे बी लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EM रेडिएशन, क्योंकि ये गुण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में भी पाया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी वैक्यूम के थ्रू पास कर जाता है। तो सो इट मे बी लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बट नॉट लाइक ए मैकेनिकल वेव। तो एक इसके गुण से ये चीज हमको डिसाइड करने में मदद मिली कि मैटर वेव मैकेनिकल वेव की तरह तो नहीं ही है, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैटर वेव भी इलेक्ट्रो वैक्यूम के थ्रू प्रोपेगेट कर सकता है, पास कर सकता है। ठीक। दूसरा गुण,
It is associated, matter wave is associated with charged as well as uncharged particles. क्या अर्थ है मैं बता दूं आपको. मैटर वेव इज एसोसिएटेड विथ चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन के साथ, प्रोटॉन के साथ, अल्फा रे के साथ, बीटा रे के साथ, जो चार्ज पार्टिकल हैं इनके साथ मैटर वेव एसोसिएटेड होता है. एट द सेम टाइम एज वेल एज अनचार्ज पार्टिकल, ये अनचार्ज पार्टिकल से भी संबंधित होता है, न्यूट्रल पार्टिकल से भी संबंधित होता है, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल. तो इस तरह से मैटर वेव जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, हीलियम मॉलिक्यूल, इन सब से रिलेटेड होता है. चाहे वो पार्टिकल चार्ज्ड हो, चाहे पार्टिकल अनचार्ज्ड हो, द मैटर वेव विल बी लिंक्ड विथ ऑल सच पार्टिकल्स. लेकिन कंट्रेरी टू इट हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो एसोसिएटेड होता है विथ चार्ज पार्टिकल. हर्श का एक्सपेरिमेंट है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स आर एबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आप पढ़े थे तो उस समय ये बात थोड़ी सी आपको बताई गई होगी कि केवल चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट जब किए जाते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होता है. अनचार्ज पार्टिकल को यदि एक्सेलरेट कराया जाए, न्यूट्रॉन को, एटम को, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं होता है. तो यह एक डिफरेंस फिर आ गया. मैटर वेव चार्ज पार्टिकल के साथ ही साथ अनचार्ज पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन केवल चार्ज पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होता है. तो इसको भी लिख लीजिए, whereas इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EM, मैंने लिखा EM रेडिएशन is associated with only charged particles. तो क्या निष्कर्ष आपने निकाला? जैसे ये वैक्यूम से पास कर सकता है, तो आपको लगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भी गुण है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकता है, लेकिन ये ऑब्वियस है कि यह मैकेनिकल वेव नहीं. अब दूसरा गुण ये मिला कि चार्ज पार्टिकल के साथ या अनचार्ज पार्टिकल के साथ भी मैटर वेव लिंक्ड होता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन केवल चार्ज पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होता है. Whereas electromagnetic radiation is associated with only charged particles. So, matter wave पहले से निकला कि ये मैकेनिकल वेव नहीं है, यहां से निकला कि नहीं भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी नहीं. So, matter wave is neither electromagnetic radiation nor mechanical wave. मैकेनिकल वेव. तो ये जो दूसरा इसका व्यवहार है ये बताता है न तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकता है और न तो ये मैकेनिकल वेव ही हो सकता है. ये भिन्न है मैटर वेव इन सबों से. एक तीसरा गुण और है
मैं उधर लिखूंगा तो शायद आपको दिखेगा नहीं, बाहर हो जाएगा, तो मैं फिर यहाँ इस स्पेस को खाली करता हूँ और इसको यूज करता हूँ। द थर्ड प्रॉपर्टी, third, the velocity of matter wave. The velocity of matter wave is equal to the velocity of particle. अर्थ भी इसका समझ चलें, साथ साथ समझते चलें। क्या इसका अर्थ हुआ? द वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स, द वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स, वाज लिखा है मैटर वेव्स, द वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल यदि धीरे चल रहा है तो मैटर वेव भी धीरे चलेगी। द वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज द सेम। यदि पार्टिकल तेज चल रहा है तो मैटर वेव भी तेज चलेगा, दोनों साथ साथ होते हैं। एग्जैक्टली इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द मैटर वेव एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो ये भिन्न भिन्न होता है। यदि पार्टिकल धीमे चल रहा है तो मैटर वेव धीमे चलेगा, उसी वेलोसिटी से चलेगा। यदि पार्टिकल 100 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो मैटर वेव भी 100 मीटर पर सेकंड से चलेगा। यदि पार्टिकल 1000 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो मैटर वेव भी 1000 मीटर पर सेकंड से चलेगा। तो मैटर वेव की वेलोसिटी फिक्स्ड नहीं है। मैटर वेव की वेलोसिटी वही होती है जो पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल है, जो उसकी वेलोसिटी होती है वही वेलोसिटी मैटर वेव की होती है। लेकिन आप जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी, हाँ बोलो, जानते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो यह भी एक भिन्नता हो गई कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता तो इसकी भी वेलोसिटी सी होती, कांस्टेंट होती। लेकिन मैटर वेव की वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी पर निर्भर करता है, अलग अलग हो सकता है। जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वही मैटर वेव की वेलोसिटी होगी, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी सदैव एयर, स्पेस या वैक्यूम में सी होती है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। तो फिर एक कंक्लूजन हो गया कि फिर न तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह का है और न तो ये मैकेनिकल वेव की तरह का है। ये कुछ स्वतंत्र तरह की एक वेव जिससे हमारा परिचय प्राप्त हुआ, अलग तरह की वेव हो गई जिसको हम कहते हैं मैटर वेव। और यह मैटर वेव न तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह है और न तो ये मैकेनिकल वेव की तरह है। The velocity of matter wave is equal to the velocity of particle, whereas the velocity of electromagnetic radiation, मैकेनिकल वाइब्रेशन की वेलोसिटी भिन्न भिन्न होगी। साउंड की वेलोसिटी अलग अलग होती, अलग अलग माध्यम में। तो वो तो एक प्रॉपर्टी तो है, यहाँ भी वेलोसिटी अलग अलग है। लेकिन मैटर वेव की वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर है, इसलिए मैकेनिकल वेव भी नहीं है। तो whereas the velocity of electromagnetic radiation is c, obviously हम कंसीडर कर रहे हैं एयर, स्पेस या वैक्यूम। तो इसलिए फिर कंक्लूजन आपको निकला, सो द मैटर वेव इज नाइदर, वही जो सेकंड में आपने निकाला है, इज नाइदर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
nor a mechanical wave. Nor a mechanical wave. तो ये कुछ मैटर वेव के गुण हैं। मैटर वेव वैक्यूम से चला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन केवल चार्ज पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होता है। मैटर वेव चार्ज अनचार्ज दोनों तरह के पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होता है। और तीसरा, मैटर वेव की वेलोसिटी वही होती है जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी सदैव एयर, स्पेस या वैक्यूम में c के बराबर होती है। तो इससे हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि मैटर वेव जिससे हमारा परिचय हो रहा है, मूविंग मटेरियल के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगा, जो वेव एसोसिएटेड होगा, वह न तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर का होता है और न तो मैकेनिकल वाइब्रेशन के कैरेक्टर का होता है। तो इसके और क्या गुण धर्म होंगे, आपके कोर्स में बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं, और जितनी हैं या जिस तरह से आप इसको डिस्टिंक्शन कर सकते हैं उसको मैं भी बताऊंगा थोड़ा आपको। लेकिन उसके पहले इसमें न्यूमेरिकल भी खूब आते हैं, और न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं। देखा, वेवलेंथ के लिए एक्सप्रेशन बहुत आसान सा था, मिटा दिया। लैम्डा इज इक्वल टू h by mv. m is the mass of the particle moving with the velocity v. तो लैम्डा निकालना है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, वैल्यू ज्ञात होती है, मास पता होना चाहिए, वेलोसिटी पता होना चाहिए, लैम्डा निकल आएगा। लैम्डा एम वी 3 पैरामीटर हैं, 3 में से कोई 2 पता होगा, तीसरे को निकाला जा सकता है, और विभिन्न परिस्थितियों में इसको निकाला जा सकता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक पहले हम न्यूमेरिकल कर दें। एक पिंड है, देयर इज a body of rest mass m0, a body of rest mass m0, एक पिंड है, पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का रेस्ट मास m0 और m0 से परिचित। डायनेमिकल मास और रेस्ट मास के बारे में आप जानते हो, यूनिट फर्स्ट के संदर्भ में हम पढ़ चुके हैं, और ये वेरिएबल होता है मास। m0 और m आपस में लिंक्ड होते हैं थ्रू द रिलेशन। क्या रिलेशन होता है? m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। तो ये m0 है। ए बॉडी ऑफ रेस्ट मास m0 इज मूविंग with a velocity close to velocity of light. Velocity of light. c के क्लोज से चल रहा है, 0.1, 0.2, 0.5 c या इसकी वेलोसिटी। If the relativistic kinetic energy, if the relativistic kinetic energy of the body, kinetic energy of the body, a body तो बॉडी का ही प्रयोग करें। If the relativistic kinetic energy of the body is k, हम ek का प्रयोग किए, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न में, if the relativistic kinetic energy of the body is k, find out an expression, find out an expression for the de Broglie wavelength, for the de Broglie
wavelength of the body. दो ही पैरामीटर दिए, बॉडी का रेस्ट मास दिया हुआ है m0, ऐसी वेलोसिटी से चल रहा है जो क्लोज टू c है, तो ये कौन सा केस हो गया? नॉर्मल केस नहीं हुआ, क्लासिकल केस नहीं हुआ, रिलेटिविस्टिक केस हो गया। और उसकी रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी k दी हुई है, तो आपको लैम्डा के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा ये डेवलप करना है। तो बड़े आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ी सी सूझबूझ का प्रयोग करें तो आप निकाल पाएंगे, क्योंकि लैम्डा के लिए एक्सप्रेशन है h/mv। m इज द मास ऑफ द बॉडी मूविंग विद द वेलोसिटी v। न m दिया है न v दिया है, आपको क्या दिया हुआ m0। तो m0 को m के टर्म में लिखना है, m0 दिया है, इसलिए फिर इसको, ये आपका कैच पॉइंट हो गया, इसको ध्यान में रखेंगे तो एक्सप्रेशन आप निकाल पाएंगे। एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रागली वेवलेंथ मैं अब डिटेल नहीं लिखता हूँ, क्वेश्चन आपको दे दिया, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। मैंने फिर ये कहा आपको, m नहीं दिया हुआ है, m को m0 के टर्म में रिप्रेजेंट होना है थ्रू v। ऊपर h है, कांस्टेंट है, mv की वैल्यू m0 के टर्म में यदि निकाल लूं और k के टर्म में, तो फिर एक्सप्रेशन आपका निकल जाएगा। तो लैम्डा का एक्सप्रेशन आपने लिख लिया, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। हम इस एक्सप्रेशन को पढ़ चुके हैं और इसी का इस्तेमाल करेंगे, डी ब्रागली वेवलेंथ निकल जाएगी। छोटा सा प्रश्न आपसे पूछा जाए, डी ब्रागली वेवलेंथ के लिए एक्सप्रेशन, ये जो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv लिखा गया, कैसे लिखा गया, तो क्या उत्तर देंगे? फोटॉन का जो वेवलेंथ है उसके एनालॉगस एक्सप्रेशन डी ब्रागली वेवलेंथ के लिए लिखा गया, और ठीक उसी तरह से लिखते हुए हमें लैम्डा के लिए एक्सप्रेशन मैटर वेव के लिए h/mv प्राप्त हुआ। डिराइव नहीं करते, डेरिवेशन नहीं है, एनालॉगस रिलेशन है, और हम इस तरह से इसको लिखते हैं। अब हम जानते हैं कि m इट इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर। mv हमको रिक्वायर्ड है, और लेकिन जो एक्सप्रेशन होना चाहिए m0 और k के टर्म में आना चाहिए। तो वैसे करने के लिए इधर लाइए, स्क्वायर रूट 1 माइनस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m0 बाई m। स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 माइनस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m0 बाई m होल स्क्वायर। ठीक, वेलोसिटी के टर्म में इसको ट्रांसफर करिए, तो ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो v स्क्वायर बाई c स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1 माइनस m0 बाई m होल स्क्वायर। अब यस, ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर। ठीक, किया जा सकता है। एलसीएम दिया m स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर बाई m स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो m स्क्वायर v स्क्वायर, देखिए मोमेंटम m स्क्वायर v स्क्वायर आपको डिनोमिनेटर में चाहिए, लकली m स्क्वायर v स्क्वायर एक साइड में हमको मिल गया। अब उसकी जगह पर क्या आ रहा है, m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, ब्रैकेट में c स्क्वायर इंटू दिस टर्म m स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर। फिर यम आ रहा है, mv से मुक्ति पा सकते हैं इस एक्सप्रेशन के थ्रू, लेकिन दाहिने तरफ फिर यम आ रहा है, और यम को हम रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी के टर्म में प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, तो mv स्क्वायर रूट दोनों तरफ लीजिए, c स्क्वायर रूट m स्क्वायर
माइनस m0²। इसको कह लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको कह लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 से mv की वैल्यू डिनोमिनेटर में इक्वेशन 1 में रखिए। हेंस लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv एंड mv इज इक्वल टू c टाइम्स स्क्वायर रूट m स्क्वायर माइनस m0²। v तो गायब हो गया, लेकिन m अभी रह गया, और m जो है इसको अब आपको गायब करना है, तो फिर उसके लिए वी हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर। तो हम डिनोमिनेटर की वैल्यू अलग से इंडिपेंडेंटली निकालें। नाउ c स्क्वायर रूट m स्क्वायर माइनस m0², दिस इज इक्वल टू c टाइम्स स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, m माइनस m0 इंटू m प्लस m0, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अभी देखो c को यदि अंदर गुणा करें तो m माइनस m0 इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी k। तो ये k का टर्म में लिखा जा सकता है। सो दिस कैन फर्दर बी रिटेन एज c स्क्वायर रूट m स्क्वायर माइनस m0², दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पर वही टर्म, और देखो c को ब्रैकेट के अंदर करो तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट m माइनस m0 इंटू c² इसके, और दूसरा ब्रैकेट अपनी जगह पर m प्लस m0। कैसे आपने किया? क्योंकि रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू m माइनस m0 c² के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। सब्स्टिट्यूट कर दिया, m से छूटे लेकिन फिर m हमको मिल गया, और m हमको नहीं चाहिए, तो फिर करिए इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करिए। स्क्वायर रूट के m में से फिर m0 घटा लो, तो m माइनस m0 हुआ, एक घटाया तो एक जोड़ो, तो ये हो जाएगा प्लस 2m0। और इसमें फिर यदि हम c का भाग दे दें तो c² से गुणा करना पड़ेगा। c² से गुणा किया, c² से भाग दिया, बाहर ले लिया, तो 1/c। ये k है, ब्रैकेट के अंदर हम लिख सकते हैं एक टर्म हो गया m माइनस m0 प्लस, तो इसको c² से गुणा कर दिया, दोनों टर्म c² से गुणा होंगे, प्लस 2m0 c²। ठीक, 1/c से भाग दिया तो c² से गुणा करना है, चाहे इस टर्म में गुणा करो ब्रैकेट में, चाहे इसमें गुणा करो, तो ये तो k है, स्पष्ट है। यहाँ c² से गुणा करें तो m माइनस m0 इंटू c² प्लस 2m0 c², ही आ गया। m अब गायब, क्योंकि इसकी भी वैल्यू k के बराबर है। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/c स्क्वायर रूट k टाइम्स, ब्रैकेट के अंदर आ गया ये पहला टर्म k प्लस 2m0 c²। तो देखिए आपकी समस्या सॉल्व हो गई, ना अब m है ना v है। तो इक्वेशन नंबर 3 में c² रूट m² माइनस m0² की वैल्यू रखिए, तो ये c ऊपर चला जाएगा, लैम्डा के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा hc, ये 1/c है ना, तो ऊपर चला जाएगा, और स्क्वायर रूट k इंटू k प्लस 2m0 c² आ जाएगा। तो एक ऐसा बॉडी, एक ऐसा पिंड जिसका रेस्ट मास है m0, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है k, जो ऐसी वेलोसिटी से चल रहा है जो c के क्लोज है,
तो उसके लिए डी ब्रागली वेवलेंथ के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, वो इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है और ऐसे आप डेवलप कर सकते हैं। और इसी तरह का सवाल पिछले कई वर्षों में पूछा हुआ है। आप जिस किताब का प्रयोग कर रहे हो उस किताब में भी देखेंगे तो ये इस तरह के न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो ये तो थोड़ा लंबा न्यूमेरिकल हो गया। ज्यादातर न्यूमेरिकल आपके आएंगे, 3 ही पैरामीटर हैं, लंबा, लैम्डा, एम और वी। 3 में से कोई 2 दिया रहेगा, तीसरे की वैल्यू निकालनी है। और इस डी ब्रागली वेवलेंथ के लिए डिफरेंट फार्मूलेशंस हो सकते हैं, डिफरेंट स्वरूप में इसे लिखा जा सकता है। उसके बारे में फिर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।